नमस्कार प्यारे बच्चों, आज दिनांक 24 जुलाई वर्ष 2021 है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये 4 प्रश्नों के उत्तर दिए थे जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। फिर मैंने आपको बताया था तत्वों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों है। तो मैंने आपसे कहा था कि तत्वों का अध्ययन आसान हो सके, इसलिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया, उसके आवश्यकता महसूस हुई वर्गीकरण की। डोबेरायन का त्रिक का नियम मैंने आपको 3 स्टेप में समझाया था कि डोबेरायन ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को 3-3 के समूह में बनाकर रखा, जिन्हें त्रिक नाम दिया गया। त्रिक में उन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक त्रिक में जो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान है वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है। फिर ये उदाहरण मैंने बोला आप लोग लिख लेना, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जिसमें लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6.9 है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39.1 है। अब इसमें ये जो पहला और तीसरा, इनके परमाणु द्रव्यमान, पहला और तीसरा दोनों के परमाणु द्रव्यमान का औसत अगर निकाला जाए, औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो औसत मिल जाएगा। तो पहले और तीसरे त्रिक के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत जो बीच वाला जो तत्व होता है उसके लगभग लगभग बराबर आता है। ये इसका एक उदाहरण मैंने बोला था याद करना, और आपको लिखना चाहिए, लिखना और याद करना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि डोबेरायन का त्रिक का नियम ये सफल क्यों नहीं हो सका, उसकी कमी क्या थी, त्रुटि क्या थी। तो त्रुटि ये थी कि सभी तत्वों का वर्गीकरण डोबेरायन के त्रिक में नहीं हो सका, ये उसकी त्रुटि थी। तो ये भी आपको नोटबुक में हेडिंग डाल के लिखना है, डोबेरायन के त्रिक की कमी क्या थी। उसके बाद में यहाँ कुछ त्रिक यहाँ दिए गए हैं और पहचानना है कि कौन सा डोबेरायन का त्रिक है। तो वैसे ही मैंने करना है आपको, मैंने बताया था पहले और तीसरे को प्लस करके 2 से भाग दे दो, अगर वो बीच वाले के लगभग बराबर आ गया तो डोबेरायन का त्रिक है, और अगर वो बीच वाले के बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो डोबेरायन का त्रिक नहीं है, नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने क्या किया था, न्यूलैंड ने जितने भी तत्व उस समय पता थे, ज्ञात थे, जिन तत्वों की खोज हो चुके थे उस समय, उन सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा था। जब उन्होंने आरोही क्रम में रखा तो उन्होंने क्या पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। इसका उदाहरण सोडियम लिथियम से 8वें स्थान पे आ रहा था, इसलिए दोनों का गुणधर्म समान है। ऐसे मैग्नीशियम बेरिलियम से 8वें स्थान पर होता है, इसलिए इन दोनों के गुणधर्म भी समान होते हैं। तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम और ये इसके उदाहरण। फिर मैंने आपको बताया कि न्यूलैंड के अष्टक नियम की तुलना संगीत के अष्टक से क्यों की जाती है, क्योंकि संगीत में भी जो 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो जो 8वां स्वर जो बोला जाता है वो एक्चुअली पहला ही स्वर होता है। तो संगीत में भी 8वां स्वर और पहला स्वर समान होता है। उसी तरह न्यूलैंड के अष्टक नियम में भी पहला तत्व और 8वां तत्व का गुणधर्म समान होता था। तो ये समानता होने के कारण न्यूलैंड के अष्टक नियम की तुलना संगीत से की गई, संगीत के अष्टक से की गई। फिर मैंने आपको समझाया न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियां क्या थी, क्या त्रुटियां थी। पहली कमी थी कि न्यूलैंड ने केवल कैल्शियम तक ही वर्गीकरण किया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लग सका था। उसके बाद में जो भी तत्व की खोज हुई वो सब में न्यूलैंड का अष्टक नियम नहीं लग सका। फिर न्यूलैंड ने कहीं कहीं पर 2 तत्वों को एक साथ रख दिया था, जैसे कोबाल्ट, निकल, CeLa, इन सबको एक ही स्थान पर रख दिया गया था। फिर कहीं कहीं पर न्यूलैंड ने असमान गुणधर्म वाले तत्वों को तत्वों के गुण सॉरी उन्होंने ऐसे कुछ तत्वों को अलग गुणधर्म वाले तत्वों के बीच समूह में रख दिया था। जैसे कि कोबाल्ट और निकल धातु है तो उनको हेलोजन के समूह में रख दिया था। ये 2 जो समूह है वो हेलोजन का समूह है, जबकि हेलोजन का गुणधर्म और कोबाल्ट निकल का गुणधर्म असमान था, समान नहीं था। ऐसे यहाँ पे जो आयरन है, Fe, लोहा, ये भी ऑक्सीजन, सल्फर जैसे अधातुओं के समूह में रख दिया। तो असमान गुणधर्म, जिन तत्वों के गुणधर्म भिन्न थे उसको भी उन्होंने
किसी अन्य गुणधर्म वाले समूह में डाल दिया था। तो ये एक कमी थी। फिर न्यूलैंड में जो है, जो नए खोजे गए तत्वों के लिए कोई खाली जगह नहीं थी, इसलिए जो नए तत्व बाद में खोजे गए वो न्यूलैंड के अष्टक नियम में समाविष्ट नहीं हो सके। ये सारी न्यूलैंड की कमियां थी जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 17 में, यहाँ पर इस टेबल के नीचे। तो ये हेडिंग डाल के न्यूलैंड के अष्टक नियम की त्रुटियां, उनकी कमियां क्या थी वो लिखना है। अब अगला स्टेप शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है आज का, मेंडलीव की आवर्त सारणी। एकदम अलर्ट होकर बैठ जाइए बेटा, ध्यान से सुनना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है इसमें, कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ये क्या है? मेंडलीव का आवर्त नियम इसे कहते हैं। ये जो नियम यहाँ लिखा है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, ये है क्या? इसको बोलते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम, या आपको ये हेडिंग डाल करके ये नियम आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। मेंडलीव का आवर्त नियम लिखो तो आपको लिखना है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते। हाँ बेटा बोलो। हाँ डालूंगा, मैं डालूंगा। तो ये हेडिंग लिखना और ये फार्मूला लिख, ये जो परिभाषा है, जो नियम है वो लिखना। अब इस नियम का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, इसका मतलब है कि तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होता है वो उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन है। आवर्त फलन का मतलब होता है डिपेंड है, निर्भर है। तत्वों का जो गुणधर्म होता है वो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर होता है। जैसे आपकी परीक्षा का रिजल्ट आपकी मेहनत पर निर्भर होता है। समझ रहे हो? तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपकी परीक्षा का रिजल्ट आपकी मेहनत के आवर्त फलन है, ऐसा बोल सकते हैं ना। वैसे ही जो तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो उनके जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसा परमाणु द्रव्यमान होगा तत्व का, वैसा ही उसका गुणधर्म होगा। ये किसने बोला था? मेंडलीव ने बोला था, और इस नियम को मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव ने भी क्या किया था, उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे सबको उन्होंने आरोही क्रम में रखा, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा था, जैसे कि न्यूलैंड ने और डोबे रायनर ने किया था, वैसे इन्होंने भी किया था। तो इस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट किया। लेकिन इनकी एक खास बात और थी कि इन्होंने जो तत्व ज्ञात नहीं थे ना उसके लिए उन्होंने खाली जगह भी छोड़ दी थी। जिन तत्वों की जानकारी नहीं मिली थी उनके लिए उन्होंने खाली जगह भी छोड़ा था। और उसके बाद में जो 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 खाली जगह भी छोड़ा था, और उन्होंने ये भी बता दिया था कि यहाँ पर किस टाइप का तत्व आएगा, उसके क्या गुणधर्म रहेंगे, ये सब भविष्यवाणी कर दी थी मेंडलीव ने पहले ही। जो तत्व ज्ञात नहीं थे उसके लिए भी उन्होंने सारणी में जगह छोड़ दी थी, और उसके बारे में उसके सारे गुणधर्म उन्होंने बता दिए थे। और बाद में जब उन तत्वों की खोज हुई तो मेंडलीव के सारणी में उसी स्थान पर वो एडजस्ट हो गए, समाविष्ट हो गए, और मेंडलीव ने जो गुणधर्म बताया था वो भी एग्जैक्ट मैच हो रहे थे, एकदम सही पाए गए थे। इसलिए सब लोगों ने मेंडलीव के आवर्त सारणी को स्वीकार किया। अब इसमें जब मेंडलीव ने सारणी बनाई, मेंडलीव ने जो सारणी बनाई उसको आवर्त सारणी बोलते हैं। इसमें जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, ये जो स्तंभ दिख रहे हैं, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो हैं इन्हें समूह कहते हैं। तो एक पहला समूह है, दूसरा समूह, तीसरा समूह, कितने समूह हैं ऐसे? यहाँ 8। फिर ये जो 36 पंक्तियां हैं, ये इसको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं।
36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। तो बताओ कितने आवर्त यहाँ दिख रहे हैं? कुल कितने आवर्त हैं यहाँ? ये जो 36 पंक्तियां होती हैं इन्हें आवर्त कहा जाता है। जैसे पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा। तो मैंने आपसे पूछा कुल कितने आवर्त हैं यहाँ? 12 आवर्त हैं। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, R2O, RO, R2O3, ये जानते हो क्या है ये सब? ये एक्चुअली इन्होंने अणु सूत्र लिखा है कि इस समूह के तत्वों को अगर ऑक्सीजन के साथ में लिखेंगे तो ये टाइप का अणु सूत्र बनेगा। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखेंगे तो कैसा बनेगा? H2O बनेगा ना, H2O। आर का मतलब ये सारे तत्व हैं। आर मतलब ये सारे तत्व। Li, आर की जगह पे अगर Li लिखोगे तो फार्मूला क्या बनेगा? Li2O। समझ रहे हो? आर की जगह पे अगर Na लिखोगे तो क्या फार्मूला बनेगा? Na2O। ऐसे सब ग्रुप में यहाँ आर मतलब ये सारे तत्व, BeO, MgO, CaO, ZnO। ये थर्ड ग्रुप में क्या हो जाएगा? B2O3। आप जानते हो ये अणु सूत्र बनता कैसे है? जानते हो आप लोग? देखो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखो देखो, ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है ना वो 2 होती है। इसलिए देखो यहाँ पर ये 2 लिखा जा रहा है, 2। ऑक्सीजन की संयोजकता ये R, इसकी संयोजकता पहले के ऊपर लिखी जाएगी, पहले वाले की संयोजकता दूसरे के पास लिखी जाएगी। हाँ, देखो ये पहले समूह में सबकी संयोजकता 1 होती है, 1 एक होती है। इसलिए देखो ऑक्सीजन यहाँ एक ही है, समझे? और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, इसलिए यहाँ ये R को यहाँ 2 लिखा है। अब दूसरे समूह में आ जाते हैं। दूसरे समूह में सबकी संयोजकता कितनी होगी? 2 2 होगी, 2। तो इसलिए देखो R की भी संयोजकता 2 और ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये R और O ही हुआ। थर्ड समूह में देखो, तीसरे समूह में तत्वों की संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। तो इसलिए देखो 3 होती है, इसलिए ऑक्सीजन 3 लिखा जा रहा है। और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, इसलिए R2 लिखा है। R और यहाँ पे ये सब की संयोजकता 3 होती है, इसलिए 3 यहाँ लिखा है। इसकी संयोजकता इसके ऊपर आएगी, इसकी संयोजकता इसके ऊपर आएगी, क्रॉस हो जाती है संयोजकता। समझ रहे हो? अब देखो चौथे समूह में सबकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। देखो, तो इसलिए यहाँ पे 4, ऑक्सीजन कितना आएगा? बता रहा हूँ, मेरे को ये बताओ आप जरा कि इसकी संयोजकता कितनी है? चौथे समूह में है तो सब 4, तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। और R कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखो R अगर 2 है और O 4 है, तो 2 और 4 को यदि आप कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 और 2 का ही अनुपात आ रहा है। 2 और 4 है, उसको आप कैंसिल करोगे तो 1 और 2 ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर R 1 लिखा है और O 2 लिखा है। बात समझे? पांचवें समूह में कितना संयोजकता है होगी? 5। इसलिए देखो ऑक्सीजन 5 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए ये 2 है। फिर देखो छठवें समूह में संयोजकता कितनी होगी?
6 होनी चाहिए। हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा। पहले देखो, पहले जो अणुसूत्र थे वो इस तरह से लिखे जाते थे, लेकिन अब नई पद्धति के अनुसार इस तरह से लिखे जाते हैं। पहले ये टू ऊपर बैलेंसी ऊपर लिखी जाती थी, लेकिन अब जो है नीचे लिखी जाती है। अब थोड़ा चेंजेस हो गया है, नया स्टाइल है ये, नई पद्धति है ये, समझें? हाँ, अब देखो इस आवर्त सारणी के आधार पर यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछा है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अनेक स्थान रिक्त रखे गए हैं, उनमें से कुछ स्थानों पर परमाणु द्रव्यमान दर्शाए गए हैं। तो दर्शाए गए 3 परमाणु द्रव्यमान, उनके समूह और आवर्त लिखने हैं। ऐसे 3 स्थान अपने को बताने हैं जिनमें जो खाली रिक्त स्थान है पर परमाणु द्रव्यमान दिखाया गया है, तो हमें उनके समूह और आवर्त बताने हैं। तो देखते हैं कौन सा स्थान रिक्त है और उसमें द्रव्यमान बताया गया है। देखो ये यहाँ रिक्त तो है, ये वाला रिक्त तो है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बताया है। यहाँ पर भी देखो ये 2 स्थान रिक्त है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बताया गया है। हाँ, फिर ये तीसरे समूह में ये देखो ये स्थान रिक्त है, लेकिन द्रव्यमान बताया है ना? तो ये कौन सा आ रहा है द्रव्यमान? ये जो क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो स्थान रिक्त हैं और उसके परमाणु द्रव्यमान दर्शाए गए हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान, समूह और आवर्त लिखो। तो कौन सा परमाणु द्रव्यमान दर्शाया था आपने को अभी? 44। रिक्त है ना, डैश किया, देखो डैश रिक्त है, लेकिन द्रव्यमान दिखा रहा है। तो द्रव्यमान कितना आ गया? द्रव्यमान आ गया 44। फिर आपको लिखना है कौन से समूह में आ रहा है ये। तो 44 देखो तीसरे समूह में, तो ये समूह का नाम आ जाएगा 3, नंबर 3 में, तीसरे समूह में आ रहा है। फिर आवर्त लिखना है, कौन से आवर्त देख लो कौन से आवर्त में आ रहा है ये। चौथे आवर्त में है, तो यहाँ आवर्त का नंबर आ जाएगा 4। तो एक, हाँ ऐसे 3 लिखने हैं अपने को, ऐसे 3 दिखाने हैं, 3। तो 44 के बाद ये 68 भी है देखो। तो ये जो तो तीसरा लिख देना 68 द्रव्य, ऊपर लिख देता हूँ चलो। 68 द्रव्यमान वाला कौन से समूह में है वो देख लो, उसी समूह में है ना वो, तो तीसरे ही समूह में है, लेकिन आवर्त उसका बदल गया है। हाँ ये 5वें आवर्त में है ये। तो ये हो गया आपका 5वां आवर्त, आवर्त क्रमांक है 5। अब ऐसे 3 लिखने हैं, तो एक और लिख देते हैं। ये लाइन में फिर और नहीं है देखो, इस तीसरे ग्रुप में, तीसरे समूह में और नहीं है। चौथे लाइन, चौथा समूह बोलो बेटा, चौथा समूह बोलते हैं इसको। चौथे समूह में और 5वें आवर्त में 72 मिल रहा है। ये भी देखो रिक्त छोड़ा है, लेकिन द्रव्यमान लिखा है। तो ये जो 72 द्रव्यमान है, कौन से समूह में था ये? 72 द्रव्यमान चौथे समूह में है, तो ये समूह नंबर 4 में है। और कौन से आवर्त में है ये? 5वें आवर्त में है। तो ये आवर्त नंबर 5 हो गया। तो ये पहले का आंसर मिल गया आपने को। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है?
कुछ तत्वों के नाम अनिश्चित होने के कारण उनके संकेतों के पहले प्रश्न चिन्ह दर्शाए गए हैं। ऐसे संकेत बताइए। इसमें कहीं भी प्रश्न चिन्ह नहीं है, इसमें नहीं है। यहाँ पर देखो, एक कोई प्रश्न चिन्ह दिख रहा है, ठीक है। तो ये संकेत क्या है? वाई टी है। तो वाई टी के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उसका नाम फिक्स नहीं था, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा है। फिर यहाँ देखो डी आई ई आर, सबके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ऐसे डी आई है, फिर क्या था डी आई के बाद? ई आर। तो ये ई आर, ऐसे और भी होंगे। वाई टी, डी आई ई आर, ये देखो एल ए, सी ई, हाँ सी चौथे समूह में और आठवें आठवें आवर्त में एल ए है। तो तीसरा, हाँ तो सी ई और एल ए है। तो ये आ गया सी ई कॉमा एल ए। ऐसे ही लिख देना, जितने होंगे आप लिख देना जोड़ करके। तो मतलब मेंडलीव की सारणी में उन्होंने, हाँ क्वेश्चन मार्क जिसमें जिसमें लगा है वो लिखने हैं। अब समझ में आ रहा हो मेंडलीव ने क्यों किया है ऐसा, क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है? हाँ, वो तत्व की खोज नहीं हुई थी, उसका नाम क्या है वो पता नहीं था, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया था। एक बात आप लोग और याद कर लो बेटा, अभी तक ये कितने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वर्गीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले डोबे रनर आया, लेकिन उनके भी सफल नहीं हो सका। फिर न्यूलैंड आए, उनके भी सफल नहीं हो सके। फिर तीसरे नंबर पे मेंडलीव आया, ये भी सफल नहीं हुए थे। लेकिन ये भी सफल नहीं हुए थे, इनमें भी बहुत कमियां थी। लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता थी मेंडलीव की, कि इन्होंने उस समय जितने भी तत्व की खोज हुई थी सभी तत्वों का वर्गीकरण कर दिया था। न्यूलैंड के में का जो त्रिक नियम, सॉरी मेंडलीव का जो त्रिक नियम था, वो सभी तत्वों में नहीं लग पाया था, कुछ में लगा कुछ में नहीं लगा। न्यूलैंड का अष्टक नियम भी कुछ कुछ तत्वों में लगा, कुछ में नहीं लगा, खाली कैल्शियम तक के तत्वों में लग पाया था। लेकिन मेंडलीव का जो आवर्त नियम है, वो उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे सभी तत्वों में मेंडलीव का आवर्त नियम लग गया, सारे के सारे तत्वों का वर्गीकरण हो गया। तो इसलिए सबसे पहले सभी तत्वों का सफलतापूर्वक वर्गीकरण करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे मेंडलीव। मेंडलीव के पहले किसी भी वैज्ञानिक ने सभी तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर पाया था, कुछ कुछ का किया, कुछ छूट गए। तो ये लाइन भी आप नोटबुक में लिखना कि तत्वों का सफलतापूर्वक वर्गीकरण करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक मेंडलीव थे। ये कभी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि तत्वों का सफल, हाँ बेटा बोलो। बेटा इसका रिकॉर्डेड वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और वो वीडियो वो आपको ग्रुप में भेज दूंगा, उसमें भी आप देख के समझ लेना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ ये लाइन भी आप लोग लिख लो बेटा, कि आप लोग नोटबुक में लिख लेना इसको, कि मेंडलीव ही सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सफलतापूर्वक तत्वों का वर्गीकरण किया। हाँ, अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता क्या थी, उनके गुण क्या थे? मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण क्या विशेषता थी, खास क्या था उनमें, उनकी सारणी में? तो देखो सबसे पहली विशेषता क्या थी कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म के अनुसार योग्य स्थान दिया जाता था। आवर्त के सारणी में गुणधर्म के अनुसार योग्य स्थान दिया जाता था। इसके वजह से क्या हुआ, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान
पुनः जांच किए गए और उसको दुरुस्त किया गया, करेक्शन किया गया। ये पॉइंट समझा कि नहीं आपको? मेंडलीव के आवर्त सारणी में गुणधर्म के अनुसार तत्वों को स्थान देते थे। इसके वजह से कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की पुनः जांच की गई और उसको दुरुस्त किया गया। यानी पहले कुछ तत्वों के का परमाणु द्रव्यमान गलत लिखा गया था, लेकिन अब मेंडलीव के आवर्त सारणी में स्थान जब मिल गया उनको, तो फिर उनका सही परमाणु द्रव्यमान पता चला, तो करेक्शन किया गया। जैसे, हाँ, दुरुस्त, दुरुस्त यानी करेक्शन, सुधार किया गया। पहले गलत था, उसको सुधार करके सही किया गया। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण दिया है, बेरिलियम। बेरिलियम का पहले जो परमाणु द्रव्यमान निश्चित किया गया था वो 14.09 था, लेकिन मेंडलीव की सारणी में जब उसको सही स्थान मिला तब उसका स्थान बदल करके 9.4 कर दिया गया। ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान कम होने की वजह से ये बेरिलियम को बोरॉन के पहले स्थान मिल गया। एक मिनट। मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली विशेषता क्या थी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के जो गुणधर्म थे उनके अनुसार तत्वों को स्थान दिए जाते थे। इसका फायदा ये हुआ कि कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की पुनः जांच की गई और उनके द्रव्यमान को सुधारा गया, दुरुस्त किया गया। उदाहरण, बेरिलियम का पहले परमाणु द्रव्यमान 14.09 निश्चित किया गया था, जो बाद में सुधार करके 9.4 किया गया, और इसकी वजह से बेरिलियम को बोरान के पहले स्थान दिया गया। ये पहली विशेषता थी कि कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में सुधार हो गया। ये पहला पहला फायदा था। समझ में आया? दूसरी विशेषता क्या थी आवर्त सारणी में मेंडलीव की? दूसरी विशेषता ये थी बेटा कि आवर्त सारणी में मेंडलीव ने उस समय तक ना खोजे गए तत्वों के लिए भी रिक्त स्थान रखे थे। जिन तत्वों की खोज नहीं हुई थी उसके लिए भी उन्होंने खाली जगह छोड़ दिया था। ठीक है। उसमें से यहाँ 3 एग्जाम्पल दिया है। 3 अज्ञात तत्वों को नजदीक के ज्ञात तत्वों के आधार पर एका बोरान, एका अल्युमिनियम और एका सिलिकॉन ऐसे नाम दिए। मतलब जैसे कि कोई तत्व बोरान के नजदीक है तो उसको एका बोरान नाम रख दिया। जैसे कोई तत्व का की खोज नहीं हुई है तो खाली स्थान, उसको जगह पे खाली स्थान छोड़ दिया था, और उसके बाद में उसका नाम क्या रखा, जो भी उसके पास में है। जैसे बोरान के पास में है तो एका बोरान, एल्युमिनियम के पास में है तो एका एल्युमिनियम, सिलिकॉन के पास है तो एका सिलिकॉन। मतलब जो भी तत्व उसके नज़दीक में था उसी के आधार पर जो उनका नाम रख दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने उनके गुणधर्मों की भी प्रागुक्ति की थी। वो जो तत्व पता नहीं थे उनका नाम भी उन्होंने अंदाज से रख दिया, उनके नज़दीक जो तत्व थे उसके आधार पर, और उनके गुणधर्मों की भी प्रागुक्ति यानी कि भविष्यवाणी कर दी थी। ठीक है। और बाद में कालांतर के, यानी कि बाद में जब उनकी खोज हुई तो उनका नाम स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम रख दिया। जो एका बोरान था वो स्कैंडियम हो गया, जो एका अल्युमिनियम था उसका नाम गैलियम हो गया, जो एका सिलिकॉन था उसका नाम जर्मेनियम हो गया। और जो गुणधर्म उन्होंने बताया था वो सही पाए गए थे। जब तत्वों की खोज हुई तो गुणधर्म जो मेंडलीव द्वारा जो बताए गए थे वो सही पाए गए थे। ये मेंडलीव की दूसरी विशेषता थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी की। इसमें बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा, कई ये पूछा जाता है, एका बोरॉन का नाम चेंज होके क्या पड़ गया, स्कैंडियम हो गया। एका एका अल्युमिनियम का नाम बदल के क्या हो गया जब खोज हुई, तो गैलियम हो गया। और एका सिलिकॉन का नाम क्या हो गया, जर्मेनियम हो गया। ये कभी कभी रिक्त स्थान या जोड़ी मिलाओ में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि कौन सा तत्व पहले क्या नाम था, बाद में क्या नाम हो गया। याद करने का एक ट्रिक बताऊं आपको।
देखो मैं 3 सेंटेंस आपको बोल रहा हूँ, 3 सेंटेंस अगर आपको याद हो गए तो ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा देखो, ऐसा देखते हैं कि एक बार मैं बोर हुआ स्टेडियम में। एक बार मैं कहाँ पे बोर हुआ? स्टेडियम। तो एक बार बोर हुआ यानी एका बोरॉन, स्टेडियम यानी स्कैंडियम। याद रहेगा? हाँ। उसके बाद में एक बार बोर हुआ स्टेडियम, है ना, एक बार बोर हुआ मैं स्टेडियम में। उसके बाद बोर होने के बाद क्या हुआ? एक एक अल्मुनियम को फेंकने लगा गलियों में। एक एक एल्मोनियम, एक एक अल्मुनियम को फेंकने लगा गलियों में। यानी एक का अल्मुनियम गैलियम। ओके। एक बार बोर हुआ स्टेडियम में, फिर एक एक एल्युमिनियम को उठा के फेंकने लगा गलियों में। हाँ। उसके बाद एक सिली आदमी मिल गया मुझे जर्मनी में। एक सिली, सिली बोलते ना, सिली, मूर्ख, मूर्ख, मूर्ख बोलते ना, यू सिली बॉय। तो एक सिली इंसान मिल गया मेरे को जर्मनी में। एक सिली आदमी मिल गया जर्मनी में। एक सिली यानी एका सिलिकॉन, जर्मनी यानी जर्मेनियम। एक बार बोर हुआ, एक बार बोर हुआ स्टेडियम में, फिर एक एक एल्युमिनियम को फेंकने लगा जर्मनी, सॉरी, गलियों में। और एक सिली आदमी मिला मेरे को जर्मनी में। तो ये कहानी थोड़ा सा याद रखो, ये याद रहेगा। एका बोरॉन स्कैंडियम, एका एल्युमिनियम गैलियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम। ठीक है, तो दूसरी विशेषता ये रही कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े थे, और उनका जो नाम था वो उनके नज़दीक के तत्व के आधार पर एका बोरॉन, एका अल्युमिनियम, एका सिलिकॉन रख दिए थे, और उन तत्वों के गुणधर्म की प्रागुक्ति भी कर दी थी। कालांतर में यानी कि बाद में उन्हीं तत्वों के नाम स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम रखे गए, और गुणधर्म जो मेंडलीव ने बताए थे वो सही पाए गए। तो ये दो विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता देख लेते हैं। तीसरी विशेषता क्या है? मेंडलीव के टाइम में क्या था, निष्क्रिय जो गैस होते हैं वो उसकी खोज ही नहीं हुई थी। एक निष्क्रिय गैसीय तत्व जिनको आदर्श गैस भी बोलते हैं, उस समय उसकी खोज नहीं हुई थी। निष्क्रिय गैसीय तत्व जानते हो क्या होता है? देखो कुछ तत्व ऐसे होते हैं ना बेटा, जिसकी सभी कक्षाएं कंप्लीट होती है, निष्क्रिय होते, वो किसी से भी क्रिया नहीं करते, कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं करते, निष्क्रिय होते हैं। वो टाइप के जो तत्व थे वो मेंडलीव के समय में उनकी खोज नहीं हुई थी, इसलिए मेंडलीव ने उनके लिए कोई स्थान रखा ही नहीं था। नहीं छोड़ा था, क्योंकि मेंडलीव को अंदाजा ही नहीं था कि इस टाइप के तत्व भी हो सकते हैं। तो हुआ क्या देखो, तो मेंडलीव ने निष्क्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था, लेकिन बाद में जब निष्क्रिय तत्वों की जब खोज हुई तो मेंडलीव ने क्या किया, उनकी जो आवर्त सारणी थी उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया, उसको कोई व्यवधान नहीं किया, उसको डिस्टर्ब किए बिना एक अलग, लास्ट में एक अलग समूह का निर्माण कर दिया जिसको शून्य समूह बोलते हैं। और 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 सारे के सारे जो निष्क्रिय तत्व थे वो उस लास्ट वाले शून्य समूह में स्थान उनको मिल गया। मतलब इधर समझाता हूं मैं। जैसे मेंडलीव ने देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 समूह पहले ही बनाए थे, लेकिन उन्होंने निष्क्रिय तत्वों के लिए, निष्क्रिय गैसीय तत्वों के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी थी। तो हुआ क्या, लास्ट में जब निष्क्रिय गैसीय तत्व जब मिला, उसकी खोज हुई, तो उन्होंने लास्ट में क्या किया, लास्ट में एक और समूह मिला दिया, एक समूह और बना दिया, उसको नाम क्या दिया, शून्य समूह। क्या नाम दिया? शून्य समूह।
और जितने भी निष्क्रिय गैसीय तत्व थे सब उसमें लिख दिए। यानी पहले जो उन्होंने जो सारणी बनाई थी उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कोई भी व्यवधान नहीं हुआ। तो ये भी मेंडलीव की सारणी की विशेषता ही थी ना। जबकि न्यूलैंड की जो सारणी थी और मेंडलीव की जो सारणी थी उसमें क्या प्रॉब्लम था, बाद में जो तत्व खोज किए गए वो उनके सारणी में एडजस्ट ही नहीं हो सके। लेकिन मेंडलीव ने जो सारणी बनाई थी उसमें निष्क्रिय गैसीय तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में जब उनकी खोज हुई तो उन्होंने बिना कोई व्यवधान उत्पन्न किए एक नया शून्य समूह का निर्माण किया और उसमें सारे के सारे निष्क्रिय तत्व को स्थान मिल गया। नहीं, इसके पहले कहाँ शून्य समूह? शून्य समूह सबसे लास्ट में रहता है, सबसे लास्ट में रहता है। हम्म, क्या बना के लिख सकते हैं? तो 25 लोग जुड़े थे लेकिन उसमें 17 ही रह गए। तो ठीक है, ठीक है बेटा, लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ मैं। बाय।